नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने अभी तक जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों चीज़ें अच्छे से क्लियर कर ली हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे जो कि है फाइनल अकाउंट्स। लेकिन फाइनल अकाउंट्स को जानने से पहले और बनाने से पहले हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी। फाइनल अकाउंट्स में आते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। अब इतने सारे हमारे पास अकाउंट्स हैं, हम किसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, किसे हम P&L अकाउंट में लिखेंगे और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। तो यहाँ पर एक रूल है या फिर एक कंसेप्ट है, वो है जो भी हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हैं तो वहाँ पर आता है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैंने कोई भी खर्चा किया वो दो तरह का होगा, या तो मैं उससे फर्नीचर खरीदूंगी, बिल्डिंग खरीदूंगी, या मैं सैलरी दूंगी, वेजेस दूंगी। अब बात तो एक ही है, जर्नल में हम सबको लिख रहे हैं, लेजर में हमने सबको लिखा है और ट्रायल बैलेंस में हमने सबको लिखा है। तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं कैश जो हमने फर्नीचर लिया है उसे बैलेंस शीट में लिखूं या फिर वेजेस को, और जाते सब लास्ट में फाइनल अकाउंट्स में ही है, लेकिन कौन से अकाउंट में, यानी कि ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में लिखूं या फिर P&L अकाउंट में लिख दूं, क्या करूं? तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स। रिसीट्स यानी मिली है जो हमें चीज़, ठीक है, जो हमें रिसीव हुई है। अब हम कैसे डिसाइड करें, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर हम लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा, एक बात गांठ बांध लीजिए कि जितने भी कैपिटल नेचर के रेवेन्यू और एक्सपेंस यानी रिसीट या पेमेंट दोनों को ही हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स आर रिकॉर्डेड इनटू द balance sheet, and all the expenses and payments which are of revenue nature is recorded into the trading and P&L account. अब भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नॉर्मल यानी कि रेवेन्यू, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है। ये लिस्ट अगर आपने पूरी देख ली तो कोई भी आपको इस डाउट को क्लियर करने से नहीं रोक सकता। तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर तभी कैपिटल का माना जाएगा जबकि वो दो चीज़ों से रिलेटेड हो। क्या? वो क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज करता हो या क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज करता हो। अब कैसे करेगा वो ये काम? क्वांटिटी से तो क्लियर है, या तो हम मशीन खरीद रहे हैं, फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उसकी क्वालिटी इन्हेंस करें। अब क्वांटिटी तो पता है कि हमने नहीं खरीदी तो क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? क्वालिटी इन तरीक़ों से बढ़ेगी। उसमें सबसे पहला है इंक्रीज इन प्रोबेबल यूजफुल लाइफ। जो भी हमारे पास एसेट है, चाहे वो प्लांट हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, फिक्चर्स हो, या कुछ भी हो, लैंड हो, तो उसकी अगर हमने यूजफुल लाइफ इंक्रीज कर दी, जैसे हमने कोई ऐसा खर्चा कर दिया, कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर दिया जिससे मशीन वही है लेकिन उसमें एक अलग पुर्जा लग गया जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ गई, जिससे वो एडवांस हो गई, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जो भी एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस को लॉन्ग टाइम में फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं वो कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड एसेट आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों के अलावा एक और टर्म है, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो जो भी खर्चा हमारा इंक्रीज करता है प्रोबेबल यूजफुल लाइफ को, दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर। सेकेंड आता है इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट। मान लीजिए कि मेरे पास एक सोफ़ा है जिसमें हम 3 लोग बैठ सकते हैं। इसके बाद मैंने एक ऐसा सोफ़ा खरीद लिया या फिर मैंने उसी को चेंज करा लिया बना के कि उसमें अब 6 लोग बैठ सकते हैं या 8 लोग बैठ सकते हैं, या मैंने उसी सोफ़े को रिपेयर करा के एल शेप का सोफ़ा बनवा लिया, तो फिर से ये मेरी फिक्स्ड एसेट की कैपेसिटी बढ़ा रही है।
तो मैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूंगी। फिर इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कोई मशीन है वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन हमने एक ऐसा एडवांसमेंट किया जिससे उसकी यूनिट्स बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, तो फिर वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, वो जो हमने खर्च किया। इसके अलावा इंक्रीज इन ऑपरेटिंग इकोनॉमी, अगेन अगर वो ज़्यादा तेज गति से ऑपरेशन कर रही है, ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, तो अगेन ये जो चीज़ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मानी जाएगी और हम उसे बैलेंस शीट में लिखेंगे, किसमें, उस एसेट में ऐड करके। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि कोई भी एक्सपेंस जो कि किया जा रहा है 3 चीज़ों के लिए, यानी एक्सपेंसेस डन टू कंडक्ट और मैनेज द बिजनेस। अब इसके लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो सबसे पहली बात बहुत प्रिसाइजली देखते हैं। सबसे पहला, जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का एक्सपेंस है, क्या हो सकता है, सैलरी हो सकती है। यस, जब मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दूंगी तभी तो वो काम करेंगे और तभी हमारी फैक्ट्री काम करेगी। वेजेस हो सकते हैं, जो मैं उन्हें वेजेस डेली बेसिस पे देती हूँ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, सैलरीज और वेजेस और सैलरीज, ये क्या बात है। अगर देखिए, सबसे पहले आप टर्म समझ लीजिए। सैलरी वो होती है जो हम हमारे ऑफिस स्टाफ को देते हैं, जो भी हमारे ऑफिस में वर्क करते हैं, जैसे हो गया पीएन हो गया, फिर उसके बाद में मैनेजर्स हो गए, जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं उन सबको जो हम पे करते हैं, सुपरवाइज़र को सैलरी देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैलरी, जो कि महीने के आखिर में दी जाती है। वेयरएज वेजेस वो होते हैं जो हमारे फैक्ट्री वर्कर्स को हम देते हैं, जैसे वो डेली बेसिस पे होते हैं या वो वीकली बेसिस पे हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी एक फिक्स होती है कि आपको महीने के आखिर में मिलेगी। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज आता है तो आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सैलरीज एंड वेजेस आता है तो उसे आप P&L अकाउंट में दिखाएंगे। ये मैं दोबारा बताऊंगी जब हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाएंगे, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है कि वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इस तरह से हमने किया। सेकेंड आता है मेंटेन द बिजनेस, हम रन कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं। अब मेंटेन करने के लिए फिर अगेन मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे मशीन के, तो वो रेवेन्यू नेचर के। थर्ड है, इसके अलावा इन दोनों के अलावा डेप्रिसिएशन, हमारी मशीन हर साल दर साल यूसेज की वजह से डेप्रिशिएट होती है, यानी उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, तो वो डेप्रिसिएशन हमें हमारी बुक्स में लिखना पड़ता है। जैसे कि हमने कंसेप्ट में डिसाइड किया था या डिस्कस किया था कि हमें उन्हें भी मानना है कि वो हमारा खर्चा है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू वो नहीं है, डेप्रिशिएट हुई है, डिक्रीज हुई है हमेशा, तो रियल में हमें उसे रियल प्रैक्टिकली शो करना है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हमने गुड्स बेचे थे उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे देखते हैं कि जो हमने प्रोड्यूस किए हैं या जो बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमारा लाइबिलिटी है, वो तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, लेकिन ये हमारे हर साल या हर महीने हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। उस इंटरेस्ट को हम नॉर्मल बिजनेस के लिए चला रहे हैं ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए। लोन किस लिए लिया था, बिजनेस के लिए तो लिया था, तो उस पर जो हम इंटरेस्ट चुकाएंगे वो रेवेन्यू नेचर का होगा। आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया जा सकता है कि या तो ऊपर हमें दिया होगा कि ये जो मद है ये कैपिटल है, रेवेन्यू है या डेफर्ड रेवेन्यू है, या फिर आपको एग्जाम्पल बताना होगा कि रेवेन्यू का एक एग्जाम्पल पे टिक करिए या फिर कैपिटल के एक एग्जाम्पल पे टिक करिए। इसीलिए मैंने ये लिस्ट प्रिपेयर की है एग्जाम्पल्स की जो कि कैपिटल नेचर के, जिसमें सबसे पहला आता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। यस, हमारा जो ये है एग्जाम्पल वो फर्स्ट चीज़ को, क्वांटिटी को जस्टिफाई करता है। अगर वी आर परचेजिंग एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट देन ऑफ कोर्स इट इज ऑफ कैपिटल नेचर। सेकेंड, एक्सटेंशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यस, जब हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे कैपिटल नेचर का है। इसके अलावा एक्सपेंसेस ड्यू टू परचेज, यानी मैंने उस
किसी भी बंदे के यहाँ से एसी खरीदा जो कि मेरी एसेट है, गुड्स नहीं है, मेरा बिजनेस एसी का नहीं है, मेरी एसेट है एसी, तो जब उसने एसी भेजा या मान लीजिए कुछ और फर्नीचर हम लेते हैं, सोफ़ा सेट के भेजा, तो वो अगर इंस्टॉलेशन के चार्जेस ले रहा है या वो वेजेस ले रहा है जिस गाड़ी में वो लेकर आया उस फर्नीचर को, तो वो मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा और उसे मैं बैलेंस शीट में कैपिटल यानी कि फर्नीचर में ऐड करके शो करूँगी, क्योंकि वो फर्नीचर की कॉस्ट है। इसके अलावा पेटेंट्स कॉपीराइट हमने पहले भी डिस्कस किया है इंटेंजिबल एसेट्स में, जो कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए हमें पेटेंट लेने पड़ते हैं, कॉपीराइट लेना पड़ता है कि जी आपका प्रोडक्ट है लेकिन हम इसे बेचना चाहते हैं। तो पेटेंट और कॉपीराइट का जो भी खर्चा हम देते हैं किसी भी साइंटिस्ट को या फिर किसी भी कंपनी को जिसने वो मशीन बनाई हो, उसे भी हम कैपिटल नेचर का मानेंगे। अब आता है रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट। अगर हमने कोई मशीन को रिपेयर कराया है काफ़ी बड़ी अमाउंट से, तो वो भी कैपिटल नेचर का होगा, क्योंकि हम उसे मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं। उसके बाद आर्किटेक्ट या लीगल, कई बार होता है कि हम नक्शा बनवाते हैं हमारी लैंड पे, या हमारी बिल्डिंग के लिए हमने आर्किटेक्ट को पे किया होता है जब वो कंस्ट्रक्शन करता है, तो उस केस में भी ये हमारा कॉस्ट में ऐड होगा, न कि रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। इसी तरह से जब हम बात करते हैं तो लीगल चार्जेस होते हैं। किसी असेट को लेने के लिए हमें कुछ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, या कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे ज़मीन का पट्टा हो गया, तो वो सब जो चार्जेस हैं वो भी कैपिटल नेचर के माने जाते हैं और हम उसे लैंड या बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करते हैं। अब आता है रेवेन्यू। तो भैया जो इनके अलावा जो भी है ना, वो सब रेवेन्यू नेचर का है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए उसे समझ लेते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें ये कहता है कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स की। तो जो भी अमाउंट हमें मिल रहा है विद द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे हमने परचेज यानी कि मेंटेन करने के लिए और परचेज करने के लिए फिक्स्ड एसेट को जो भी खर्चे किए थे वो कैपिटल नेचर के हैं, उसी तरह से जो भी हम फिक्स्ड एसेट को बेचने पे पाते हैं वो कैपिटल नेचर का है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस, कोई भी रिसीट कैपिटल नेचर की मानी जाएगी। इसी के साथ अगर हमारे डेली बिजनेस में अगर हमें कोई सेल यानी कि हमने गुड्स बेचे या फिर हमने कुछ और बेचा, तो उससे जो भी हमें अमाउंट मिलता है वो रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट एकदम क्लियर है। अब एक नया टर्म आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच का है, वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें डेफर्ड भी है और रेवेन्यू भी है। तो नाम से ही पता चल रहा है कोई भी ऐसा खर्चा जो है तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन वो बहुत बड़ी अमाउंट का है या फिर उससे हमें जो फ़ायदा मिलेगा वो बहुत सालों तक मिलेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ बिजनेस, तो वो हमारा है तो रेवेन्यू नेचर का, तो हम उसे कैपिटल में भी नहीं दिखा सकते। तो हम ऐसे जो खर्चे होते हैं उन्हें हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऐसे रेवेन्यू नेचर के खाते जिनका फ़ायदा हमें कई सालों तक होगा बिजनेस में। तो डेफिनेशन है, द हैवी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नेचर incurred for getting benefit over the number of years is called deferred revenue expenditure। अब कौन से होते हैं भाई ऐसे? तो देखिए मैं आपको ये सारे समझा देती हूँ। फर्स्ट आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने कंपनी को खोलने से पहले किए थे। जब हम आप इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि हम जब एक कंपनी बनाते हैं तो हमारे कंपनी बनाने के आइडिया से लेकर के जब कंपनी रियल में रजिस्टर होती है तब तक जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहे जाते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं तो रेवेन्यू नेचर के, उसमें हमने स्टैंप लगाया होगा, उसमें हमने मेंबर्स को लिया होगा, फिर मेंबर्स के साइन हुए होंगे, बहुत सारे पेपर्स बनते हैं, तो वो है तो रेवेन्यू नेचर के, लेकिन उनका फ़ायदा यानी उस कंपनी का फ़ायदा
हमें कई सालों तक होगा, तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है जो कि कंपनी के निर्माण से पहले के खर्चे होते हैं। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इन्हें हम हर साल राइट ऑफ करते जाते हैं। राइट ऑफ मतलब कि अब अगर हम पूरा ये जो अमाउंट है एक ही साल में डाल देंगे तो हमें लॉस होगा, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो हम उसे कुछ मात्रा में राइट ऑफ करते जाते हैं, यानी लिखते जाते हैं रेवेन्यू की तरह से, ताकि वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आता है ब्रोकरेज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो दलाली देती है, दलाल को, ब्रोकर को ब्रोकरेज देना। ये याद रखिएगा आप, इजी होगा, ब्रोकरेज से ऐसे नहीं समझ पाएंगे। तो ब्रोकर को जो भी हमने पेमेंट किया, जो भी दलाली दी, वो होती है ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं, तो जब कंपनी खुद नहीं बेचती तो वो किसी ब्रोकर को हायर कर लेती है, जी आप हमारी कंपनी के शेयर्स बेच दीजिए। तो उस केस में जो भी हम दलाली उस दलाल को या उस ब्रोकर को हम ब्रोकरेज देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोकरेज। तो ये भी हमारे लिए डेफर्ड रेवेन्यू है, क्योंकि हम उसे सैलरी दे रहे हैं एक तरह से कि भाई तू हमारा शेयर बेच रहा है तो तुझे सैलरी मिलेगी, या फिर वेजेस हो सकता है कि जितने उसने शेयर्स बेचे। तो टर्म जो हम यूज़ करते हैं, वेजेस नहीं करते, सैलरी नहीं करते, ब्रोकरेज यूज़ करते हैं, तो वो भी डेफर्ड रेवेन्यू और उसे राइट ऑफ किया जाता है। इसके अलावा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। मान लीजिए कि मेरा शेयर्स जो है, मेरा एक शेयर, मेरी कंपनी का एक शेयर 20 रुपये का है। अब बहुत कम बायर मिले मुझे, किसी ने भी नहीं खरीदा मेरा शेयर, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि जो प्राइस है मेरे शेयर की वो तो 20 रुपीज़ है, लेकिन मैं डिस्काउंट पर बेच दूँगी, यानी कि 16 रुपये में मैं अपना शेयर बेच रही हूँ। तो जो ये 4 रुपये का डिफरेंस है ना, ये मैं उन्हें डिस्काउंट दे रही हूँ। तो ये डिस्काउंट जो है वो भी मैं राइट ऑफ करूँगी, क्योंकि मेरा तो नुकसान हो गया इसमें। तो इसे भी हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स देंगे। फिर हैवी एडवर्टीजमेंट। मान लीजिए कि मैंने एक कैंपेन चलाया मेरे प्रोडक्ट के लिए, तो जो मैंने प्रोडक्ट के लिए कैंपेन चलाया है वो बहुत हैवी अमाउंट का है, तो उसे मैं क्या करूँगी कि उस कैंपेन को जो चलाया वो है तो रेवेन्यू नेचर, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो रेवेन्यू नेचर का ही होता है, तो उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे और उसे भी हम राइट ऑफ कर देंगे। शांतनु धीरे कर लो प्लीज। तो दोस्तों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यूनिकनेस है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा और कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये मैंने एग्जांपल आपको बताए हैं, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का हो, जिसका फ़ायदा हमें बहुत सालों तक मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे याद रखिएगा और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे और इसी के साथ हम एडजस्टमेंट्स भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट